हेलो स्टूडेंट्स, नीट की तैयारी सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसको भी हम वैसे रिवाइज करेंगे जैसे हमने पहले शुरू किया था, विद द हेल्प ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। दिस इज अबाउट विच इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम पहले सेल साइकिल वाला जो पार्ट है ना बेटा, वो हम थोड़ा सा स्टडी करना चाहेंगे। सेल साइकिल जो होता है उसमें देयर आर प्रेजेंट टू इंपॉर्टेंट फेजेस। वन इज कॉल्ड आई फेज एंड देन अदर वन इज कॉल्ड एम फेज। जो लॉन्गर वन है दैट इज आई फेज एंड जो शॉर्टर वन है दैट इज कॉल्ड एम फेज। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। वन इज आई इंटरफेस। इंटरफेज में कभी भी सेल डिवाइड नहीं करता। इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयार कर रहा है फॉर डिवीजन, इसलिए हम ये जो इंटरफेज है पूरा का पूरा, दिस एंटायर फेज इज कॉल्ड आई फेज। और ये जो आई फेज होता है बिकॉज इसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा है टू डिवाइड, इसलिए हमें इसको नाम क्या दे देंगे, प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज बोल दो, या फिर इसमें सेल ग्रो कर रहा होता है तो इसलिए हम फेज को नाम क्या दे देंगे, ग्रोथ फेज। प्रेपरेटरी फेज और दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। अब इस फेज में जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर देयर आर प्रेजेंट थ्री सब फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। आई फेज जो होता है उसमें फर्दर देर आर थ्री फेजेस। नंबर 1 इज G1 फेज, नंबर 2 इज S फेज एंड नंबर 3 जो है इट इज G2 फेज। देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले तो हम यहाँ ये वाला फेज जो यहाँ मेंशन भी किया हुआ है डायग्राम में, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली इन द एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन और आपने कहीं नहीं लेनी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली इन द एस फेज। अब सपोज यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होगी एंड दिस इज एंड ऑफ माइटोसिस। सेल डिवीजन एम फेज का एंड है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, G1 की लोकेशन बताओ। सो G1 इज प्रेजेंट बिटवीन एंड ऑफ माइटोसिस एंड बिगिनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेन पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। G1 की लोकेशन प्रेजेंट बिटवीन एंड ऑफ माइटोसिस एंड बिगिनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो जाती है। प्लस बेटा जो ये वाला फेज है G1, समरी में लिखा है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर्स इन द G1 फेज। ऑर्गेनेली की डुप्लीकेशन भी कहां पर आएगी, G1 फेज। फिर आ जाते हैं एस फेज। एस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एस फेज होता है उसमें जैसे आप सबसे पहला क्वेश्चन इसका, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज। सो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एस फेज। बट इसमें नंबर 2 जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस फेज में क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है ना वो चेंज नहीं करना। क्रोमोसोम नंबर इसमें क्या रहेगा बताओ, सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहा बट डीएनए कंटेंट डबल हो गया। क्रोमोसोम नंबर सेम, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई तो डीएनए का जो कंटेंट था वो क्या हो गया, डबल हो गया, डबल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर हमारे पास सेल है G1 में, G1 से ट्रांजिशन हुई टू एस फेज। अगर G1 में किसी सेल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 46 है तो एस फेज में भी डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा बेटा, इट शुड बी 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आपने चेंज नहीं करना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। बट यहां पर सपोज करो अगर डीएनए कंटेंट था 2C तो एस फेज में जाके डीएनए कंटेंट क्या हो गया, 4C। यहां पर जो क्रोमेटिन के थ्रेड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनैड्स।
एस फेज में ये मोनैड्स होते हैं जो G1 में, जो कि एस में जाके दे गेट कन्वर्टेड इनटू डाइएड्स. These are called dyads. So S phase में monads are converted into dyads. DNA का content डबल हो गया, बट भूलना मत नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम. ये आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसके बाद एस के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सपोज करो हमें पता है कि ये सेंट्रल कंस्ट्रिक्शन जो होती है दिस इज सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के आसपास काइनेटोकोर्स असेंबल. काइनेटोकोर्स यूनिट जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे असेंबल अराउंड द सेंट्रोमियर ड्यूरिंग एस फेज. तो एस फेज के अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं एनिमल सेल्स में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है, दैट इज सेंट्रियोल या मोर एक्यूरेटली सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन, इसके पास अपना डीएनए नहीं होता, बट बेटा सेंट्रोजोम डुप्लीकेट करता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी कहां पर लेनी है? इन द एस फेज. सो इट इज सिंथेसिस फेज. सो ये आगे बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एस फेज. फिर आते हैं G2 फेज. G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है, प्लस कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस लेनी हमने? ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस. क्योंकि देखो ना यहाँ पर इसके बाद माइटोसिस शुरू होनी है. माइटोसिस शुरू होनी है तो उसमें स्पिंडल बनेगी. स्पिंडल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. सो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कौन से फेज में हो गई? G2 फेज में. ऐसा नहीं कहना कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ओनली इन G2. नो, सिर्फ कौन सी प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हो? मेनली ट्यूबुलिन. यहाँ ट्यूबुलिन है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होएगी. और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है इधर एस फेज में भी प्रोटीन्स बनती हैं. कौन सी आएंगी? हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन की सिंथेसिस होगी एस फेज में. फिर आ जाओ यहाँ पर एम फेज. ये बेटा डिवाइडिंग फेज है. एम फेज में आगे दो मेन प्रोसेसेस आती हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियस की डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म की डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन में फर्दर 4 फेजेस आ जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ये G0 है. G0 जो होता है इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज. G0 फेज जो है दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, या फिर इसको हम बोल देते हैं एज पर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में लिखा है दिस इज इनएक्टिव स्टेज. इनएक्टिव स्टेज. बट बेटा चाहे एनसीईआरटी ने स्टेज को इनएक्टिव बोल दिया, बट आपने याद रखना है सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. इसमें G0 में कौन से सेल्स होते हैं? G0 में वो सेल्स हैं नंबर 1 जिन्होंने कभी भी डिवाइड नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, हार्ट सेल्स. या नंबर 2 वो वाले सेल जिन्होंने कभी कभार ओकेजनली डिवाइड करना है जरूरत पड़ने पर, फॉर रिपेयर, रीजनरेशन. सो ये लास्ट फेज ये वाला कौन सा आ गया? इट इज G0 फेज. अब हम चलते हैं वापस फर्स्ट क्वेश्चन पर. अब ये क्वेश्चन था रिगार्डिंग सेल साइकिल. अब इसमें फर्स्ट हमने करेक्ट बताना था, इनकरेक्ट हाईलाइट किया मैंने. E रिप्रेजेंट्स, अब यहां पर देखो बेटा E जो है इट इज एम फेज. E रिप्रेजेंट्स एम फेज विच स्टार्ट्स विद, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग आ गया कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नंबर 2 B रिप्रेजेंट्स, अब B कौन सा फेज आ गया? इट इज G1 फेज. B1 अभी मैंने बताया इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. बिल्कुल सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट. सी आ गया बेटा. सी कौन सा फेज है? इट इज एस फेज. इसमें लिखा है सिंथेसिस फेज ड्यूरिंग विच अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर डबल्स. गलत बेटा, क्रोमोसोम नंबर को डबल नहीं करना, ओनली डीएनए कंटेंट डबल होगा बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
डी, नाउ डी इज G2 फेज। G2 में लिखा है G1 को गैप 1 बोलते हैं, तो G2 ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, गैप 2 फेज। गैप 2 इन विच सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। तो कौन सी प्रोटीन आ जाएगी बताओ, इट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो इसमें हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी आ गई, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये आपका बेटा नीट देख रहे हो 2019 का क्वेश्चन है, सेल इन G0 फेज। नीट वालों ने इसका आंसर दिया था सस्पेंड द सेल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एग्जिट कर जाता है, एग्जिट कर रहा है न्यूरॉन के केस में, बट बेटा ओकेजनली डिवाइड कर रहे हैं, तो इट इज इन द सस्पेंशन स्टेज। सो आ जाए, अगर रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन G0 में, तो आंसर इट सस्पेंड्स द सेल साइकिल। ये हमारा सेल साइकिल हो गया। इसके बाद ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जब एक सेल था उसने डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क जो था वो स्टॉल कर लिया, तो विच चेक पॉइंट शुड प्रीडोमिनेंटली बी एक्टिवेटेड। एक सेल साइकिल है बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स में सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए देयर आर प्रेजेंट 3 चेक पॉइंट्स। नंबर 1 फर्स्ट चेक पॉइंट होता है G1S चेक पॉइंट। सेकेंड चेक पॉइंट जो होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड G2M चेक पॉइंट। और जो तीसरा चेक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड M चेक पॉइंट। सेल साइकिल को यूकैरियोटिक सेल्स में कंट्रोल करने के लिए देयर आर प्रेजेंट 3 मेन चेक पॉइंट्स। फर्स्ट चेक पॉइंट देखो G1S, एट द जंक्शन ऑफ G1 एंड S। इस चेक पॉइंट ने क्या चेक करना है, क्या डिसाइड करना है, क्या देखना है, इसने बस ये चीज देखनी है कि क्या ये वाला पार्ट जो था बेटा G1 से अब सेल ने जाना है कहां पर, S में। इस चेक पॉइंट ने डिसाइड करना, यहां डिसीजन लिया जाता है कि सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा, मतलब S में जाएगा, या नंबर 2 दूसरा पार्ट क्या आएगा कि यहाँ एग्जिट करके कहाँ चला जाएगा, सस्पेंड करके कहाँ चला जाएगा बताओ, G0 में चला जाएगा। सो इस चेक पॉइंट का डिसीजन क्या है, whether the cell will enter S phase to continue the cell cycle or it will enter into G0 phase। फिर आता है G2M चेक पॉइंट। G2M देखोगे जरा तो ये G2M जो है ये S के बाद है, G2 और M के बीच में, डिवीजन के बीच में और M के बीच का चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट ने क्या इंश्योर करना है कि क्या डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, नंबर 1, क्या उस रेप्लिकेशन में कोई एरर तो नहीं आया, ये इस चेक पॉइंट ने चेक करना था। बाय चांस सपोज करो कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन पूरी तरह से ना हुई हो या डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में कोई एरर आ गया हो, तो ये सेल साइकिल क्या करेगा, ये वाला चेक पॉइंट ये सेल साइकिल को इधर पॉज देगा, इधर रोकेगा इसको, टू कंप्लीट टाइम देगा टू कंप्लीट द डीएनए रेप्लिकेशन, या टाइम देगा कि जो भी एरर आया है उसकी करेक्शन कर ली जाए। सो इसने क्या डिसाइड करना है, इसने देखना है कि क्या एस की इवेंट सारी हो चुकी हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, डन। तीसरा चेक पॉइंट जो है इट इज एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट जो होता है इट इज बिटवीन मेटाफेज एंड एनाफेज। इसने चेक करना होता है कि क्या सारे के सारे क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो चुके हैं या नहीं। सपोज करो बाय चांस कोई इधर उधर स्ट्रे क्रोमोसोम है अभी भी जो स्पिंडल के साथ अटैच नहीं हुआ, तो ये वाला चेक पॉइंट भी क्या करेगा, इस सेल को पॉज देगा यहीं पर, ताकि सारे क्रोमोसोम स्पिंडल के साथ अटैच हो सके। अब आपका जो नीट का क्वेश्चन आया था कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुका है तो कौन सा चेक पॉइंट प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट होगा, तो आंसर क्या आएगा, कौन सा चेक पॉइंट आएगा। अगर रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, फॉर्क स्टॉल हो चुका है, तो नेक्स्ट चेक पॉइंट जो प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट होना चाहिए था दैट इज G2M चेक पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं सम डिवाइडिंग सेल्स। अब ये नीट का ही क्वेश्चन है, देखो यहां इन्होंने अपनी ही वर्डिंग में लिखा है एग्जिट some cells, some dividing cells they exit the cell cycle
एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज है? क्विसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, तो इसका आपने आंसर करना है कहाँ पर? एट द एंड ऑफ। कहाँ होना चाहिए बेटा? चाहे बनाने को इसको इधर बना देते हैं, बट इट शुड बी कहाँ पर? एट द एंड ऑफ G1 फेज। एट द एंड ऑफ G1 फेज आपका आंसर रहेगा। अगेन प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके बाद। अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 chromosomes in each cell. During interphase of mitosis, the number of chromosomes in the G1 phase is 8. What would be the number of chromosomes after S phase? आपको मैंने बोला कि S phase में number of chromosomes will remain same. Number of chromosome change नहीं करना। तो क्या होगा बेटा? अगर G1 में 8 chromosomes हैं तो S phase में भी number of chromosome क्या रहेगा? Same. So answer should be 8. नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। एम फेज। हाउ मेनी, अब ये हाउ मेनी है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? नंबर 1, एम फेज डिवाइडिंग फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स, एंड इंटरफेज जो होता है रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। ये वाला पार्ट बेटा करेक्ट है। आई फेज जो होता है इट इज बिटवीन टू एम, इसलिए हम आई फेज को और नाम क्या दे देते हैं? इंटर माइटोटिक फेज। इंटर माइटोटिक फेज दो मियोसिस माइटोसिस के बीच में हो रहा है। नंबर 1, इन प्लांट्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली, इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ध्यान से करना है इसको। इन प्लांट्स माइटोटिक division is only seen in the diploid somatic cells. Wrong. In the haploid cells of some lower plants mitosis occurs. So ये wrong है। इसमें only diploid नहीं, इसमें आपने वैसे याद करो in the haploid cells of some lower plants वहां भी mitosis होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकेंड वन इज रॉन्ग। थर्ड पर आ जाओ। Number of chromosomes in the parent and progeny cells is same during mitosis, hence it is called equational division। बिल्कुल सही। माइटोसिस के एंड पर दो डॉटर सेल्स बने, दोनों डॉटर सेल्स का डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट सेल, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। फिर आ जाओ फोर्थ पॉइंट। टीलोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। रॉन्ग। टीलोफेज जो होता है बेटा, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में, टीलोफेज में होती है डी कंडेंसेशन। टीलोफेज में आएगा डी कंडेंसेशन, नॉट कंडेंसेशन। डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स occurs in the telophase. So ये स्टेटमेंट रॉन्ग। मेटाफेज 2 begins with splitting of centromere. नो बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आता है एनाफेज में। या एनाफेज 2 में ले लो, माइटोसिस का एनाफेज या मियोसिस 2 के एनाफेज में आएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये भी रॉन्ग आ गई। तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट्स कितनी आ जाएंगी? 2, A एंड C आर ट्रू स्टेटमेंट्स, बाकी सब रॉन्ग। अब बेटा देखो ये आ गया माइटोसिस। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। माइटोसिस का जो पहला फेज आएगा कैरियोकाइनेसिस का, दिस इज प्रोफेज। प्रोफेज में अभी आपको बताया कौन सी इवेंट होगी, बताओ? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये वाली प्रोसेस जो है बेटा बिगिंस, कंडेंसेशन शुरू हो गई। जैसे कंडेंसेशन शुरू होएगी क्रोमोसोम्स विल बिकम शॉर्ट। जब हमें पता है जब सेल डिवाइड नहीं करता तो सेल आई फेज में है, इंटरफेज में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तब क्रोमेटिन के जो थ्रेड्स होते हैं दे आर रैप्ड अराउंड ईच अदर, दे आर एंटेंगल्ड। बट यहाँ पर क्रोमेटिन के थ्रेड्स सेपरेट होने शुरू हो गए, उसको क्या बोलोगे आप? अनटेंगलिंग। अब हम वर्ड यूज करेंगे क्रोमोसोम्स। देयर इज अनटेंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स।
अनटेंगलिंग हो गई क्रोमोसोम्स की। अनटेंगलिंग मीन्स कि क्रोमोसोम्स के जो थ्रेड्स थे वो सेपरेट होना शुरू हो गए। नंबर 2 इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्रोमोसोम से बिकम शॉर्ट, थिक और उनकी विजिबिलिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर हम प्रोफेज के एंड में आए, लेट प्रोफेज पर, तो लेट प्रोफेज पर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए। कंडेंसेशन शुरू हुई, अनटेंगलिंग हो गई, क्रोमोसोम छोटे हो गए, थिक हो गए, विजिबिलिटी इंप्रूव होनी शुरू हो गई, एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी डिसअपियर। इसके बाद आते हैं बेटा मेटाफेज। ये दिस इज मेटाफेज। अब इसमें आप देख रहे हो ये जो पार्ट है सारा, दीज, ये बेटा एस्टर्स होते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो गई, बट कंप्लीट नहीं लेनी। जैसे ये स्टेज आ गई, नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी इट इज मेटाफेज। मेटाफेज में देख रहे हो जितने भी एक सेल में क्रोमोसोम्स से, all the chromosomes they align on the equatorial plate. Number 1, all the chromosomes aligned on equatorial plate. और इसमें आपने याद रखना मेटा, हम माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां इक्वेटोरियल प्लेट जो है इट इज सिंगल। नंबर 2, इस वाले फेज में आके जो बेटा कंडेंसेशन शुरू हुई थी, अब ये कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई। जैसे ही कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई, इट मींस कि क्रोमोसोम्स जो है नाउ दे आर क्लियरली विजिबल। अगर ये क्लियरली विजिबल हैं तो हम इस स्टेज को क्या मानेंगे? इट इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए बेस्ट स्टेज बताओ कौन सी आ गई? इट इज मेटाफेज। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पिंडल, ये आप देख रहे हो बेटा, दीज, ये सारी जो फाइबर्स आ रही हैं, दीज आर ऑल स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स हैं ये, ठीक। ये एस्टर्स आ गए, एस्टर रेज आ गई, और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब आपका क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? एम फेज। माइटोसिस का कौन सा आएगा काइनेटोकोर के साथ? मेटाफेज। सो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटाफेज के। नंबर 1, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट। नंबर 2, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई, क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। सो मॉर्फोलॉजी या क्रोमोसोम्स की किसी भी तरह की स्टडी करने के लिए जो बेस्ट स्टेज आएगी दैट इज मेटाफेज। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट टू काइनेटोकोर कब होएगी? ड्यूरिंग मेटाफेज। नेक्स्ट आ जाओ एनाफेज। जो बेटा एनाफेज होता है, इसमें देयर इज साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स। अब आप थोड़ा सा रिवाइज करना, एस फेज में, एस में आपने पढ़ा था मोनैड्स जो होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू डायड्स। एना फेज में जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो वापस से क्या हुआ बेटा? जो डायड्स से नाउ दीज आर कन्वर्टेड इनटू मोनैड्स। जो डायड्स है वो वापस के इसमें कन्वर्ट हो गए मोनैड्स में। और आप देख रहे हो ये जो मोनैड्स होते हैं बेटा, दीज मोनैड्स दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड, ये पोल्स होते हैं बेटा, they started moving towards opposite poles. इसके मेन पॉइंट देखो, एनाफेज में हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं बार बार। माइटोसिस के एनाफेज में नंबर 1, simultaneous splitting of centromere of all the chromosomes, dyads are converted into monads, and monads, future daughter chromosomes, they started moving towards opposite poles. लास्ट आ जाएगा हमारे पास टीलोफेज। जो बेटा टीलोफेज होता है, इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज।
बिल्कुल, तो अगर आपको प्रोफेज समझ आ गया तो टेलोफेज क्लियर है। प्रोफेज में हुई थी कंडेंसेशन, तो यहां पर क्या होगी, डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर आपने पढ़ा कि जैसे प्रोफेज में जब बेटा कंडेंसेशन हुई थी तो क्रोमोसोम्स जो थे वो छोटे हो गए, थिक हो गए, विजिबिलिटी इंप्रूव हो गई। बट टीलोफेज जो था, इसमें टीलोफेज में जो टीलोफेज था उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं अगर बेटा उनमें डीकंडेंसेशन हो जाएगी तो दोबारा से क्रोमोसोम्स के थ्रेड कैसे बन जाएंगे, इलोंगेटेड, दे स्टार्ट रैपिंग अराउंड ईच अदर, तो दोबारा कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, एंटेंगलिंग। सो ये आ गया, ये सारे फेजेस आ गए। नेक्स्ट पार्ट पर चलो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। Anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. अगर APC, अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो जाए ह्यूमंस में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। नंबर 1, क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस। ये अभी हमें पता चल गया बेटा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स इन द स्टार्ट्स इन द प्रोफेज, कंप्लीटेड इन द मेटाफेज। मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ माइटोसिस के चारों फेजेस के। प्रोफेज में नंबर 1 कंडेंसेशन शुरू हो गई, स्पिंडल बननी शुरू हो गई। बट बेटा कंडेंसेशन एंड स्पिंडल बोथ आर कंप्लीटेड कहाँ पर, मेटाफेज। कंडेंसेशन शुरू प्रोफेज में, कंडेंसेशन कंप्लीटेड इन मेटाफेज। स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिंस इन प्रोफेज, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीटेड इन मेटाफेज। मेटाफेज पे ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर। वापस चलते हैं, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन इक्वेटर, डन, एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स। एनाफेज में मैंने क्या बताया कि एनाफेज में साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स, ऑल द डायड्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनैड्स, एंड मोनैड्स जो होते हैं दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। फिर टीलोफेज, टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में कंडेंसेशन होती है, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन। टीलोफेज में डीकंडेंसेशन हुई तो क्रोमोसोम दोबारा से इलोंगेट कर गए, जो मोनैड्स बने थे वो इलोंगेट हो गए, उन्होंने रैप कर लिया, एंटेंगल हो गए। सो दोबारा एग्जैक्टली दे हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटीज। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, अगला हमारा जो क्वेश्चन था एपीसी का। अब हमें पता है क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस, हमें पता बेटा एनाफेज में तो कंडेंसेशन होनी ही नहीं, तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत हो गया। नंबर 2, क्रोमोसोम्स विल बी फ्रेगमेंटेड, ये कभी भी नहीं होता, किसी केस में भी नहीं होता। नंबर 3, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, सेपरेशन नहीं होएगी, यस। फोर्थ देखो एक बार, रिकॉम्बिनेशन, बेटा रिकॉम्बिनेशन तो हम आगे पढ़ेंगे, पैकेटीन स्टेज ऑफ मियोसिस में होएगी। तो इन चारों में से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होंगे। अगर माइटोसिस की बात है जैसे इस क्वेश्चन में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, डायड्स मोनैड में कन्वर्ट नहीं हुए, मियोसिस 1 है अगर, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नहीं होगी। नेक्स्ट जो है इट इज द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल, नेम द फेज अगेंस्ट ईच। फर्स्ट फेज पर आते हैं बेटा, नंबर 1 पहला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमें पता है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन विल अकर इन प्रोफेज। नंबर 2, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, सो दिस विल अकर इन द टीलोफेज। देखो बेटा टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड पर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी डिसअपीयर हो गए, और टीलोफेज में ये सारे रीअपीयर हो गए। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर आपको अभी बताया, इट इज एनाफेज। एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमें पता है, दिस इज एस फेज। तो हमारा आंसर बनेगा प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज एंड एस फेज, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फॉलोइंग फिगर्स। सबसे पहले हमने इन फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। दीज फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चारों के चारों आपके एनसीईआरटी के हैं। देखो बेटा जो फर्स्ट फेज है, सबसे पहले
इसको अच्छे से याद करो। एज पर एनसीईआरटी दिस इज अर्ली प्रोफेज। नंबर 2, as per NCERT this is late prophase. नंबर 3, सी वाला पार्ट जो होता है इट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और बेटा डी वाला जो है वो तो आप देख रहे हो, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन इक्वेटर। ये स्पिंडल फाइबर्स आ गई, तो ये हमारा कौन सा फेज होता है? इट इज मेटाफेज। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं ध्यान से। टैंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग स्टेज ए। अब हमें पता है स्टेज ए जो है इट इज प्रोफेज। तो प्रोफेज में बेटा टैंगलिंग नहीं होती, प्रोफेज में क्या आएगा? अनटैंगलिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टैंगलिंग की जगह पर क्या होना चाहिए था? अनटैंगलिंग मीन्स सेपरेट होना शुरू हो गए। ER गोल्जी न्यूक्लियोलस डिसअपियर एट द एंड ऑफ स्टेज बी। बी में डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ए पार्ट रॉन्ग, बी वाला सही। नंबर 3, मेटाफेजिक प्लेट इज सीन ड्यूरिंग स्टेज सी। तो स्टेज सी में तो हमें कोई मेटाफेजिक प्लेट दिखाई नहीं दे रही, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। completion of spindle formation occurs at stage D, yes. स्पिंडल बननी शुरू आ जाए तो प्रोफेज, फुली फॉर्म्ड स्पिंडल आ जाए तो इट इज मेटाफेज। सो इसमें मैडम स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट वाली आ जाएंगी इट इज बी एंड डी। तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब इसके लिए हमें पहले थोड़ी सी मियोसिस पढ़नी पड़ेगी। मियोसिस जो होती है बेटा, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। उस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं। मियोसिस जो होती है बेटा, इसमें 2 फेजेस आते हैं। नंबर 1 इज मियोसिस 1 एंड नंबर 2 इज मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब देखो जो मियोसिस 1 है इट इज, हम जनरल बोल देते हैं कि मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, बट एक्चुअल में दोनों में से जो रिडक्शनल डिवीजन होती है दैट इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 जो होती है उसमें, इसमें देखो बेटा 2 फेजेस कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, नंबर 1 इज साइटोकाइनेसिस एज पर एनसीईआरटी। नंबर 2 मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब बेटा जो मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 से पहले, बिफोर मियोसिस 1, यहां मैं लिख रही हूं, ये याद रखना है। बिफोर मियोसिस 1 देयर इज इंटरफेज। मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज होगा और इस इंटरफेज में वो सारे फेजेस जैसे आप पढ़ते हो G1, S, G2। तो S में हमें पता ही, S फेज में प्रोमिनेंट इवेंट कौन सी हो रही है? दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। सो मियोसिस 1 से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी। मियोसिस 1 से पहले आई फेज है प्रॉपर वाला, तो डीएनए रेप्लिकेशन। अगर ये एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एवरीथिंग वो सब होगा। बट यहां ध्यान से आपने याद रखना है, मियोसिस 2 से पहले या मियोसिस 1 और 2 के बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन का फेज आता है दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस में देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस 2 से पहले देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारी एनसीईआरटी की बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो लाइन क्या है कि मियोसिस में, यहां से देख के बेटा, there are 2 cycles of karyokinesis, there are 2 cycles of cytokinesis, but DNA replication occurs only once। 2 बार karyokinesis हो रही है एज पर एनसीईआरटी, 2 बार cytokinesis, but there is single cycle of DNA replication। ये बेटा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का पीरियड आता है दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, ब्रीफ पीरियड।
अगर बाय चांस कोई एनिमल सेल में डिवीजन की बात हो रही है तो एनिमल सेल में यहाँ पर सेंट्रल डुप्लीकेशन हो जाएगी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें इस फेज में देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन, वो नहीं लेना बस आपने। फिर देखो बेटा मियोसिस में प्रोफेज 1 बहुत लंबा होता है। प्रोफेज 1 जो होता है उसमें आगे ये 5 सब स्टेजेस होती हैं। दीज आर ऑल सब स्टेजेस ऑफ, मैं इसको थोड़ा छोटा लिखती हूँ, दीज आर ऑल 5 सब स्टेजेस, और ये सारी 5 की 5 सब स्टेजेस किसकी आ जाएंगी, प्रोफेज 1 की। और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कौन सी आ गई, नंबर 1 इज लेप्टोटीन। अब हमें पता है बिकॉज हम प्रोफेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोफेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज कंडेंसेशन, या कंडेंसेशन जो होती है बेटा, कंडेंसेशन के लिए और वर्ड क्या होता है, कंडेंसेशन बोल दो या फिर कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन या कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एक ही बात है। सो दोनों टर्म्स एनसीईआरटी की हैं, कंडेंसेशन और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बेटा फर्स्ट स्टेज कौन सी आ गई, लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में नंबर 1 इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। नंबर 2 जो आपका नीट का क्वेश्चन था वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है लैप्टोटीन की, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन। अब आ जाओ जाइगोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स में फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जर्म सेल डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 23 आर पैटर्नल एंड 23 आर मैटरनल। इस वाली स्टेज में क्या होगा कि ये जो बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना, इनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है। पेयरिंग सिमिलर, एक जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो थे सिमिलर टाइप के, एक जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो थे वो पेयर अप कर गए, ये पेयर कर गए बेटा, इनकी पेयरिंग हो गई। अब इनकी पेयरिंग के लिए वर्ड कौन सा आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जाइगोटीन स्टेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सी है, साइनेप्सिस। व्हाट इज साइनेप्सिस, साइनेप्सिस हमने क्या लेना है बताओ, इट इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। कौन सी स्टेज में हुई, जाइगोटीन में। अगला पॉइंट, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है बेटा, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय, यहां पर दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय, इसका क्या आएगा, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड synaptonemal complex. These are stabilized by synaptonemal complex. पेयरिंग हो गई। जब बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाएंगे तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या रख देंगे, दिस इज कॉल्ड बाईवैलेंट। इस पूरे को नाम क्या दे दिया, बाईवैलेंट। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाईवैलेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बाईवेलेंट फॉर्मेशन कहां पर हो रही है, ड्यूरिंग जाइगोटीन। दोबारा से जाइगोटीन के पॉइंट्स बेटा सेकेंड स्टेज है ये। नंबर 2 पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अकर विच इज कॉल्ड साइनेप्सिस। नंबर 3 पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अगला पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड bivalents. So bivalent formation occurs in the zygote. Homologous chromosomes की पेयरिंग हो गई। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज इज पैकेटीन। अब जो पैकेटीन स्टेज होती है इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ये जो पार्ट है बेटा, ये जो आर्म्स हैं इसकी, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर।
First question, crossing over occurs during which stage? Pachytene. Number 2, what is crossing over? It is the exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes. नंबर 3, इस स्टेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आएगा दैट इज रिकॉम्बिनेस एंजाइम रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर हो गई, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया मतलब इस स्टेज में क्या आ गई? रिकॉम्बिनेशंस आई। रिकॉम्बिनेशंस की वजह से वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड एंड वेरिएशंस जो होती हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज हमारी कौन सी बनेगी बताओ? इट इज पैकिटीन। बाईवेलेंट है अभी भी। एक पॉइंट आपने याद रखना है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई जाइगोटीन में, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो गया। हमारी एनसीईआरटी में लिखा पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर शुरू भी खत्म भी कहां पर हो गई? पैकिटीन में। बट क्रोमोसोम्स अभी भी जो क्रोमेटिड्स थे अभी भी जुड़े पड़े हैं। कब तक जुड़े रहेंगे? अप टू मेटाफेज 1। सो चाहे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है बट बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी जुड़े हैं। कब तक जुड़े रहेंगे? अप टू मेटाफेज 1। अब इसी स्टेज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बेटा बाइवेलेंट बने या क्या बोल दोगे? टेट्राड्स बन गए। और एनसीईआरटी लिखती है पैकिटीन स्टेज में टेट्राड्स होते हैं, दीज आर क्लियरली विजिबल। टेट्राड्स आर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ दिस प्रोफेज 1? इट इज पैकिटीन स्टेज। फिर आते हैं डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो गया। जब बेटा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो गया तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गए। जब ये सेपरेट होना शुरू हुए तो जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी ये वाला पार्ट, यहां पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें, और इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या आ गया? क्याजमेटा। क्याजमेटा। तो ये आ गया क्वेश्चन इसका। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट देखो, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू होएगा कहां पर? डिप्लोटीन स्टेज। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो गए बट पूरी तरह से होंगे नहीं। कब? डिप्लोटीन। जब ये अलग हो रहे थे तो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पर हमें एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको नाम क्या दे दिया? क्याजमेटा। क्याजमेटा फॉर्मेशन। नंबर 3, ये हम ऊजेनेसिस की प्रोसेस में भी पढ़ते हैं कि डिप्लोटीन स्टेज जो होती है इन द oocytes of some vertebrates, in the oocytes of some vertebrates, कुछ वर्टिब्रेट्स की ऊजेनेसिस की oocyte के स्टेज में this stage persist for months or years. This stage persist for months or years. सो लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी आ गई इसके हिसाब से? डिप्लोटीन स्टेज। अब आ जो लास्ट स्टेज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा? जिस जगह पर क्याजमेटा बना था यहां पर, नाउ दिस स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स एंड्स ऑफ क्रोमेटिड्स। बाहर वाली साइड बेटा, ये साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जहां पर हुई, क्याजमेटा शिफ्ट करना शुरू कर गया बाहर वाली साइड, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन। सो टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डायाकाइनेसिस, और इसी में न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। सो ये लास्ट स्टेज आ जाएगी बेटा प्रोफेज 1 के। अब हम वापस आते हैं, हमारा क्वेश्चन जो था
इसके बाद ये क्वेश्चन था, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये सारे कब कब होंगे बेटा? सबसे पहले देखो नंबर 1, फर्स्ट सबसे पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। पेयरिंग के बाद नंबर 2 पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर। नंबर 3 बेटा डायाकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन। एंड नंबर 4 डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ये होता तो डायाकाइनेसिस में ही है, बट इट इज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन। तो आपका आंसर बनेगा बी, ए, सी एंड डी। सो बी, ए, सी एंड डी ऑप्शन हमारी थर्ड आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सो ये आ जाओ बेटा, ये हमने प्रोफेज पढ़ लिया। प्रोफेज 1 जो है इट इज लॉन्गेस्ट फेज, जिसमें आगे 5 सब स्टेजेस थी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब आ जाओ इसके मेटाफेज 1 पर। देखो बेटा, जो इसका मेटाफेज 1 होता है उसमें जैसे यहां पर लिखा है ध्यान से, पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मूव टू द इक्वेटर। तो यहां पर आपने याद रखना है कि देयर इज डबल मेटाफेजिक प्लेट। डबल मेटाफेजिक प्लेट जो आपने माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ा था उसमें सिंगल मेटाफेजिक प्लेट थी, बट यहां पर है डबल मेटाफेजिक प्लेट। इट मींस कि जो एक पूरा क्रोमोसोम है वो अपने काइनेटोकोर से एक पोल के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो अपने काइनेटोकोर से ऑपोजिट पोल के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाओ एनाफेज। एनाफेज में देखो बेटा, दिस इज एनाफेज। अब एनाफेज में जैसे आपको मैंने बोला, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, टर्मिनलाइजेशन भी हो गई, बट क्रोमोसोम्स आर स्टिल कनेक्टेड। कब तक जुड़े रहेंगे? अप टू मेटाफेज 1। एनाफेज 1 में जाके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है बेटा दे विल सेपरेट। एनाफेज 1 में क्या होएगी? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। एंड बेटा जो सेपरेशन होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नीट का, कौन सी स्टेज है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो गए बट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर स्टिल अटैच्ड? सो दैट इज एनाफेज 1। इंपॉर्टेंट। नंबर 1, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, प्रोसेस का नाम डिसजंक्शन। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो बेटा सेपरेट हो गए, बट इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे दे आर स्टिल अटैच्ड। तो ये आ गया हमारा कौन सा फेज? एनाफेज 1। फिर आ जाओ टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में जैसे प्रोफेज का रिवर्स आ जाएगा। क्या हुआ बेटा? डॉटर न्यूक्लियाई बनने शुरू हो गए, एक सेल से 2 सेल बनेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। तो ये 2 सेल्स बन गए, इसलिए हम टीलोफेज 1 को और क्या बोल देते हैं? डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स आज कौन सी स्टेज है? तो इट इज टीलोफेज 1। फिर आते हैं, अब हम पहले मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेते हैं। मियोसिस 2 जो है बेटा देखो, नाउ दिस इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होती है इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, बड़े बहुत ज़्यादा छोटी प्रोसेस आ जाती है। अगर हम कंपेयर भी करें, अगर सपोज करो बेटा हम ड्यूरेशन के बेस पर देखें, तो ड्यूरेशन के बेस पर जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस आती है दैट इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद आती है माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद में आ जाएगी मियोसिस 2। मियोसिस 2। सो ये आ गया ड्यूरेशन के बेस पर। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू किसके? माइटोसिस। सेम बेटा यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन माइटोसिस की तरह। प्रोफेज में क्या होगा? कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो गए। मेटाफेज 2 में आप देख रहे हो दोबारा
देयर इज सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पर दोबारा से आपने याद रखना है, मेटाफेज की तरह देयर इज सिंगल मेटाफेज या इक्वेटोरियल प्लेट, ये सिंगल मेटाफेजिक प्लेट है। एनाफेज में अगेन साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स और डायड्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनैड्स। और बेटा टेलोफेज 2 में दोबारा से 4 सेल्स बन रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच स्टेज इज कॉल्ड टेट्राड ऑफ सेल्स? टेलोफेज 2। सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट आएगी मेटाफेज में एंड नंबर 1 मेटाफेज, नंबर 2 मेटाफेज 2 पर। डबल मेटाफेजिक प्लेट ओनली इन द मेटाफेज 1। सो ये आ गया मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 के एंड पर कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट हम आते हैं अगला क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स बिकम, दो स्टेटमेंट्स आ गई, 2024 का क्वेश्चन है ये। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है बेटा, लैप्टोटीन की करेक्ट लाइन है ये। Beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex. Again right. Both statements are true. Synaptonemal complex बना कहाँ पर? जाइगोटीन में। उसकी डिसोल्यूशन कहाँ पर लेनी हमने? नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ गई? लास्ट, डिप्लोटीन। डायाकाइनेसिस में क्या लेना था? टर्मिनलाइजेशन। फिर आज बेटा अगला पार्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Tetrad formation occurs during lactotin, wrong statement। यहां आपने ध्यान रखना है, टेट्राड फॉर्मेशन zygotin tetrads are clearly visible in the Pachytene stage. During anaphase centromeres split and chromatids separate, correct। Terminalization takes place during Pachytene stage, wrong। क्या आना चाहिए? during diakinesis। Nucleolus Golgi ER reformed during telophase, correct। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर की जगह पर नॉन सिस्टर आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स करेक्ट आ गई, एक बी और दूसरा डी। सो ओनली बी एंड डी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, मैच द कॉलम, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द कॉलम 2। अब हम सारा पढ़ चुके हैं। पैकेटीन स्टेज, पैकेटीन स्टेज में आएगा हमारा क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज 1 पर आ जाओ, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। डायाकाइनेसिस में आ जाएगा टर्मिनलाइजेशन एंड जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड साइनेप्सिस। सो हमारा आंसर बना 3, 4, 2 एंड 1। 3, 4, 2 एंड 1 इज ऑप्शन 1। Which of the following are correctly characterized with no single exception? With no single exception. अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कैरियोकाइनेसिस, सेग्रीगेशन ऑफ नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है ये। यहां ध्यान से फर्स्ट लाइन पढ़ो, कैरियोकाइनेसिस सेग्रीगेशन ऑफ नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या कैरियोकाइनेसिस जो है, क्या उसके हमेशा बाद साइटोकाइनेसिस होगी? नहीं। इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो याद करो बेटा, यहां हम एक्सेप्शन क्या पढ़ते हैं? सिंसिशियम। सिंसिशियम या सिंसिशियल कंडीशन, जिसके एग्जाम्पल क्या था? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। डन। तो फर्स्ट तो है बेटा, इसकी एक्सेप्शन तो है हमारे पास, तो ये नहीं आंसर बनेगा। एनिमल साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इन एनिमल सेल, अपीयरेंस ऑफ फरो मेथड या फरो इज ऑल्सो कॉल्ड क्लीवेज मेथड, एक ही बात है। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल का मतलब फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपीटल है, यस है ये। प्लांट साइटोकाइनेसिस, प्लांट साइटोकाइनेसिस बेटा सेल प्लेट मेथड से होती है, यहां तक तो सही है। फिर इन्होंने लिखा परसिस्टेंट स्पिंडल एब्सेंट, ये रॉन्ग आ गया।
इनमें परसिस्टेंट स्पिंडल होती है प्लांट सेल में, तो ये तो सेंट्रीफ्यूगल है, यस। अब इस लाइन में करेक्ट देखो, प्लांट साइटोकाइनेसिस मेथड कौन सा है, सेल प्लेट मेथड, बट इसमें स्पिंडल इज परसिस्टेंट एंड सेंट्रीफ्यूगल तो होती है, बट बेटा परसिस्टेंट स्पिंडल इन्होंने एब्सेंट लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग आएगी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम मैंने यहां बताया, साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस जो है इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, बट उसके बाद अगर साइटोकाइनेसिस ना हो रही हो तब हम क्या बोलेंगे, इट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, 2, एनिमल सेल, फरो एंड इट इज सेंट्रीपीटल। सो भूलना मत बेटा, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। एक था सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल था बेटा, एक डिप्लॉयड सेल था, सपोज करो दैट हैज जस्ट हम इसको ऐसे लेते हैं कि ये एक हमारे पास था सोमैटिक सेल। अभी से सोमैटिक सेल का डीएनए कंटेंट था 2C, बट बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कि ये जो सोमैटिक सेल था ये इसने कौन सा फेज क्रॉस कर लिया, एस फेज। तो अगर इसने एस फेज क्रॉस कर लिया रहेगा तो डिप्लॉयड, बट इसका डीएनए कंटेंट क्या हो गया, 4C। सोमैटिक सेल का डीएनए कंटेंट ओरिजिनली आपने क्या लेके चलना है बताओ, 2C। हम कह रहे हैं आप इसी सेल को कंपेयर करो विद गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज एन। अब सपोज करो यहां मैंने लिखा गैमीट, आपने कंपेयर करना है एक ऐसे सोमैटिक सेल को जो एस फेज क्रॉस कर चुका है, उसको आपने कंपेयर करना है विद गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज। तो बेटा ये अच्छे से याद करो, गैमीट हैप्लॉइड होते हैं और उनका डीएनए कंटेंट क्या होता है, C। चाहे वो स्पर्म हो चाहे एग हो, इट इज N एंड C। बट एग में वेरिएशंस में लेके चलना है आपने सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में। बट बेटा यहां देखो, अब आप गैमीट को कंपेयर करो किसके साथ, इसके सेल के साथ। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ना बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इसके डबल है, 4 टाइम्स तो है नहीं, रॉन्ग। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, यस ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है, बट क्या डीएनए कंटेंट ट्वाइस है, नो इट इज 4 टाइम्स। सेम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, सो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है और इसका डीएनए कंटेंट गैमीट के कंपैरेटिवली इट इज 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एवरेज डुप्लीकेशन टाइम ऑफ ई कोलाई, जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई कितना दिया हुआ बताओ, इट इज 20 मिनट्स। इस बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल 2 ई कोलाई विल टेक टू प्रोड्यूस 32 सेल्स। देखो बेटा एक ई कोलाई जो है, एक ई कोलाई का जनरेशन टाइम, एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई बनेंगे कितने टाइम में बताओ, यही है ना इसका मतलब, कितने टाइम में बन रहे हैं बताओ, 20 मिनट्स में। अब हमारे पास कह रहे हैं कितने सेल बनाओ, 32 बनाओ। तो हमें पता है 32 सेल्स बनेंगे इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, n इज द नंबर ऑफ जनरेशंस। तो नंबर ऑफ जनरेशंस बताओ कितनी आ गई, 5 आ गई। देखो बेटा एक से एक ई कोलाई से, एक ई कोलाई से 32 सेल्स बनेंगे इन 32 सेल्स बनेंगे इन हाउ मेनी जनरेशंस बताओ, 5 जनरेशंस। ये जनरेशन 1 आ गई। एक ई कोलाई से 32 सेल बनेंगे इन 5 जनरेशंस। एक जनरेशन जो है उसको टाइम लग रहा है 20 मिनट। तो बेटा यहां पर 5 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 मिनट्स। अगर आप एक ई कोलाई की बात करो तो 1 से 32 बनेंगे इन 100 मिनट्स। बट जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर एक नहीं है, इन्होंने क्या लिया बेटा, 2 ई कोलाई से। ये कह रहे हैं आपने 2 से 32 बनाने हैं।
अगर आप 2 से 32 बनाओगे तो एक जनरेशन कम हो गई, तो अब हमारे पास जनरेशन्स कितनी आ गई बताओ, 4 जनरेशन्स। तो अगर 4 जनरेशन्स हैं तो 4 इंटू 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 80 मिनट्स। सो बस आपने ये देखना होता है कि एक सेल से लेना है या 2 सेल से लेना है या आगे चार्ट से लेना है, वो क्या कंसिडर करना है। An anther has 1200 pollen grains. How many pollen mother cells must have been there to produce them? देखो बेटा, 1 पोलन मदर सेल जो होती है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम उल्टा करके, 4 पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय 1 पोलन मदर सेल। एक पोलन मदर सेल ने कितने पोलन ग्रेन्स बना दिए, 4। हमारा क्वेश्चन क्या है, एंथर हैज 1200 पोलन ग्रेन्स, तो 1200 पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 300। सो आंसर इज 300। नेक्स्ट है आगे, a cell has, if a cell has DNA कंटेंट दिया बेटा 40 पिकोग्राम्स माइक्रोग्राम्स। इसमें देखो ध्यान से, अगर डीएनए कंटेंट मियोसिस 1 के एंड पर, ये है मियोसिस 1 के एंड पर, हमारे पास सपोज करो बेटा एक सेल था G1 फेज में, G1 में 2N था और डीएनए कंटेंट कितना था 2C। S में चला गया तो डीएनए कंटेंट 4C हो गया, ठीक, डीएनए कंटेंट हो गया 4C, क्रोमोसोम नंबर सेम। अगर मियोसिस 1 का एंड लोगे तो ये क्या हो जाएगा, N एंड 2C। तो मियोसिस 2 के एंड पर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, N एंड C। ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में, अगर एक सेल का डीएनए कंटेंट ओरिजिनली 40 एट द एंड ऑफ कहां पर है बताओ, मियोसिस 1 पर, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, तो क्या होएगा बेटे, इसका हाफ हो जाएगा, मींस कितना आ गया बताओ, 20। सो आंसर है इसका ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, दे हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम। नंबर 1 पढ़ो, फर्स्ट दिया हुआ है बेटा नंबर 1 हार्ट सेल। हार्ट सेल का डीएनए कंटेंट विल बी सोमैटिक सेल 2C और गैमीट का कितना होता है C, तो ये दोनों का सेम तो हुआ नहीं, रॉन्ग। मेच्योर आरबीसी का डीएनए कंटेंट ही नहीं लेना, बिकॉज दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, कोई ऑर्गेनेल ही नहीं है, 0। और WBC का हम क्या मान के चलेंगे, 2C, इनका भी पैरेलल नहीं आया। WBC 2C और जो बेटा स्केलेटल मसल फाइबर होती है, स्केलेटल मसल फाइबर का डीएनए कंटेंट हम किसी सोमैटिक सेल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज सोमैटिक मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये जो स्केलेटल मसल फाइबर होती है, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, सो इसका डीएनए कंटेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी सोमैटिक सेल। Hepatocyte is liver cell 2C, WBC 2C. So which two cells have same amount of DNA content? क्या आएगा इसका आंसर, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यह आजकल आ रहा है रिसेंट क्वेश्चन, और इसमें पहले हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम देखो बेटा, यहां पर हमारे पास 4 तरह के क्रोमोसोम्स हैं और इनमें लेंथ ऑफ आर्म्स जो है वो सेम है नहीं। अगर कोई क्रोमोसोम है उसकी दोनों आर्म्स की लेंथ सेम है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज मेटासेंट्रिक। नाउ दिस इज मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर की लोकेशन इज एग्जैक्टली इन द सेंटर। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से हटके है, एक आर्म कंपैरेटिवली लंबी आ गई, दूसरी थोड़ी सी छोटी आ गई, तो इसको आप नाम क्या दे दोगे, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। नंबर 3,
अगर बेटा सेंट्रोमियर और थोड़ा एंड वाली साइड चला गया, एक आर्म ज्यादा लंबी हो गई और दूसरी आर्म ज्यादा छोटी हो गई, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। और अगर ये नियरली टर्मिनल एंड पर ही चला गया सेंट्रोमियर, एक आर्म बहुत एक्सट्रीमली छोटी हो गई, देन दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। वैसे टीलोसेंट्रिक में ये इसको मानते हैं टिप पर चला गया, बिल्कुल टर्मिनल एंड पर। तो इसके बेस पर आपका ये नीट का क्वेश्चन था। हमारा ऑप्शन आपने मैच करनी है मेटासेंट्रिक। देखो बेटा, मेटासेंट्रिक क्या होगा, जिसमें सेंट्रोमियर इज इन द मिडल। पहले हम इनको स्टडी करते हैं। सेंट्रोमियर इज इन द मिडल और दोनों आर्म्स बराबर हैं, तो इसमें क्या बनेगा हमारा 3। नंबर 2 आ जाओ एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर क्लोज टू वन एंड होता है, एक आर्म ज्यादा छोटी है और दूसरी थोड़ी लंबी आ गई, तो इसका ऑप्शन बनेगा 1। सब मेटासेंट्रिक पर आ जाओ। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे क्रोमोसोम फ्रॉम द मिडल, एक छोटी आर्म एक कंपैरेटिवली लंबी 4। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर एट द क्रोमोसोम टर्मिनल एंड पर ही बिल्कुल चला गया, तो इसमें आंसर 2। सो 3, 1, 4, 2 जो है इट इज द ऑप्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर हो गए। दैट्स ऑल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जाम।